everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 55th पार्ट पर, जहां पर हम जानने वाले हैं फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट्स के इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन के बारे में। बेसिकली इससे पहले हम फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स को कवर कर रहे थे और इससे पहले जो वीडियो आया था तो वहाँ पर हमने बात करी थी जो भी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका फिजिकल एग्जामिनेशन आपको किस किस तरह से करना होता है, बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसका आपको एग्जामिनेशन करना होता है एक फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो उसी की सीरीज़ में उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका यूज़ करा जाता है फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के लिए, और उसके अलावा जो भी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनसे जब आपको इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन करना होता है तो उसके लिए जो सैम्पल की प्रिपरेशन होती है वो आपको किस तरह से करनी होगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें अगर कोई ऑल्टरेशन हो गया या फिर जो जनरेशन का डिटर्मिनेशन होता है वो सारी चीज़ें किस तरह से आइडेंटिफाई करनी होती हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और ये बेसिकली आपका फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी का लास्ट पार्ट होने वाला है। और यहाँ से आपका बेसिकली फोटोकॉपी तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो हम फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कर रहे थे वहाँ पर भी बहुत कुछ बचा हुआ था, बट उसको अभी के लिए मैंने स्टॉपेज लगा दिया है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स एंड फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी दोनों में ही। अब से आपके एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड आपके वीडियोस में अपलोड करूंगी, जो आपके असर्शन रीजन बेस्ड होंगे, आपके मैच दी कॉलम बेस्ड होंगे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। तो वो जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस थे उसी से रिलेटेड वही सारे क्वेश्चंस को हम अपने आज से लेकर के आपके एग्जाम के डेट तक वही सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो में आपके 10 to 15 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स रहेंगे, तो एक ही वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के वीडियो को। एंड यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब भी आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन करना होता है, इंस्ट्रूमेंट में आपको डिटर्मिनेशन करना होता है डॉक्यूमेंट्स का, तो उसके लिए आप जब टोनर का एक्सट्रैक्शन करना होता है, बेसिकली आपको सैम्पल का प्रिपरेशन करनी होती है, सैम्पल का आपको तैयारी करनी होती है, तो वो आपको किस तरह से करनी होती है उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। सो बेसिकली जो आपके टोनर्स होते हैं जो आपके पेपर पे अवेलेबल हो जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली थर्मली रिमूव किया जाता है उसको डॉक्यूमेंट से। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, एक थिन कॉपर की फॉइल चाहिए होती है। इसको आपको जहाँ से भी आपको सैम्पल कलेक्ट करना है उसके ऊपर आपको रख देना होता है। उसके बाद में कुछ हीट सप्लाई करी जाती है सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हुए 2 to 5 मिनट्स तक आपको सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हुए जो आपने सैम्पलिंग एरिया था उसके ऊपर जो आपने थिन कॉपर फॉइल को अप्लाई किया था उसको रखा था उसी के ऊपर से आपको हीट प्रोवाइड करनी होती है। इसके बाद में जब हीट ट्रांसफ़र होती है टोनर तक, तो उससे क्या रहता है कि जो टोनर रहता है डॉक्यूमेंट से वो आपका कॉपर फॉइल जो रहती है उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रांसफ़र होने लगता है। अब ये बेसिकली यहाँ पर क्या रहता है, 3 लिफ्ट करी जाती हैं। 3 लिफ्ट जो रहती हैं वो सफिशिएंट होती हैं डार्क फोटोकॉपीज़ के लिए, मतलब 3 बार आपको लिफ्ट करना होता है इस तरह से अगर डार्क फोटोकॉपीज़ अवेलेबल हैं। और अगर लाइट फोटोकॉपीज़ है, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो टोनर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, मतलब बहुत ही लाइट आपके पास ज़ेरॉक्स आया है, तो उस कंडीशन में आपको 6 टाइम्स लिफ्ट करना होता है, मतलब 6 लिफ्ट जो होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर लाइट फोटोकॉपीज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अगर डार्क फोटोकॉपीज़ हैं तो उस कंडीशन में आपको 3 लिफ्ट करनी है, और अगर लाइट फोटोकॉपीज़ हैं तो उस कंडीशन में आपको 6 टाइम लिफ्ट करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसके अलावा जब आपने हीट प्रोड्यूस करने के बाद में जो आपका टोनर था वो जब आपके कॉपर फॉइल के ऊपर आ चुका था, फिर आपको करना क्या है, टोनर को वॉश करना है फॉइल से, मतलब फॉइल से आपको रिमूव करने के लिए आपको क्लोरोफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्लोरोफॉर्म से आपको उस फॉइल से टोनर को वॉश करते हुए एक सैम्पलिंग वायल में कलेक्ट कर लेना होता है, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रॉ टोनर वॉज डिजॉल्व्ड इन क्लोरोफॉर्म इनटू अ स्मॉल सैम्पलिंग वायल एंड द डाइज फ्रॉम द रॉ टोनर्स वर एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बहुत ही स्मॉल अमाउंट का रॉ टोनर को भी आपको डिजॉल्व करना होता है क्लोरोफॉर्म में, ताकि आप उसको प्रॉपर्ली रिमूव कर पाएँ। और इस तरह से आपका जब कलेक्ट हो जाएगा वॉश करके आप उसको सैम्पलिंग वायल में कलेक्ट कर लेंगे,
उसके बाद में आपको अलग अलग तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन पता करने के लिए, वो आप करेंगे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर ये तो आपका इस तरह से आपका जो क्वेश्चन सैम्पलिंग है वो करनी होती है, और सेम यही प्रोसीजर जो रहता है जब आप स्टैंडर्ड सैम्पलिंग करेंगे तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली जो माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक मेथड में डायरेक्टली जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होता है उसका ही आपको एग्जामिनेशन करना होता है। एज सच कुछ टोनर वगैरह का आपको यहाँ पर एनालिसिस नहीं होती है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की, तो डायरेक्टली पेपर की ही रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर बेसिकली जब माइक्रोस्कोपिक मेथड आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर येलो फिल्टर का यूज़ करते हुए करते हैं। और ये क्यों किया जाता है ये मैंने आपको बताया था जब हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करा था। एक चीज़ रहती है आपकी CPS, काउंटरफिट प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। अब वो क्या चीज़ें रहती हैं, किस तरह से करते हैं, वो मैंने आपको बता रखा है, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो इसी वजह से आपका जो माइक्रोस्कोपिक मेथड रहता है वहाँ पर आपका येलो फिल्टर अप्लाई करके एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी आज सच कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये भी आपका डायरेक्टली जो चीज़ें रहती हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंट होता है उसी का डायरेक्टली आपको उसी के ऊपर आपको माइक्रोस्कोपिक मेथड ये वाला जो होता है उसको अप्लाई करना पड़ता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और ये जो मेथड होता है आपका जो मतलब जो माइक्रोस्कोपी जो SEM रहता है, बेसिकली जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें जो फ्यूज़न का मेथड है, मतलब जो फ्यूज़र हमने यूज़ करा था उसका क्या मेथड है, तो उसके लिए ये आपका माइक्रोस्कोपी यूज़ करी जाती है। बेसिकली फ्यूज़र का मतलब होता है कि जब आपके टोनर आपके पेपर पे ट्रांसफ़र हो चुके थे तो टोनर को पेपर के साथ में फिक्स करने के लिए आपके फ्यूज़र यूज़ करे जा रहे थे, तो जिसको हमने फ्यूज़न बोला था, मतलब आपके जो पेपर है और जो टोनर है तो उसके बीच में फ्यूजन होना, तो उसी मेथड को यहाँ पर डिटरमाइन करा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके टोनर है तो उसकी विड्थ वगैरह क्या है, कितनी विड्थ तक वो आपका एप्लीकेबल है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी SEM का यूज़ करते हुए आप डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमने आपका UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो ये भी आपका डायरेक्टली पेपर पे ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर भी आपको जो UV रेज रहती हैं उसका यूज़ करना रहता है और उसको मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आपको ऐड ऑन कर देना होता है। तो इस तरह से आप ये चीज़ भी आपकी यूज़ करी जाती है फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए। अब बाकी जितनी चीज़ें बची हैं वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होती है जो सैम्पल का प्रिपरेशन हमने अभी समझा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ टोनर देखा था उसके लिए। तो जब आपने एक्सट्रैक्शन कर लिया टोनर का उसके बाद में आप वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेरेटर में अप्लाई करेंगे, TLC में अप्लाई करेंगे और FTIR में अप्लाई करेंगे, और समटाइम्स ये आपका UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करे जाते हैं। TLC को ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सेपरेट वीडियो भी मैंने इसका अपलोड किया था, तो वहाँ पर जाके आप TLC को समझ सकते हैं ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। उसके अलावा जो SEM है और VSC है, FTIR है जिसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, तो इसके वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड नहीं करे हैं बट जल्दी अपलोड कर दूंगी। बाकी इसकी स्टडी के लिए आप डायरेक्टली विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर कोई बुक अवेलेबल हो तो वहाँ से जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके कुछ आपके इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। सो जब भी हमारे पास अगर हम एक नॉर्मल पेपर की बात करें, एक नॉर्मल आपके पास डॉक्यूमेंट आया है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपका फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट ही हो, वो आपका नॉर्मल कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो अगर कोई भी पेपर आपके पास आएगा तो आपको पहले तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने पड़ेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या करेंगे कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है उसका पेज का कलर क्या है, पेज किस तरह से दिखने में है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ फटा वगैरह तो नहीं है, ये सारा कुछ आप देखेंगे। उसके अलावा पेज की फाइबर्स वगैरह का एग्जामिनेशन करेंगे माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हुए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, इसके अलावा अगर पेज में कोई वाटरमार्क अवेलेबल है, कोई डेट अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ों को आप चेक करेंगे। साथ में अगर वाटरमार्क है तो फिर उसकी एनालिसिस भी करी जाएगी। अगर कोई उस पर एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, कुछ प्रिंटेड लिखा हुआ है, तो वो चीज़ भी आप करेंगे। जैसे कुछ पेजेस रहते हैं ना कि एक आपका क्राइटेरिया रहता है, वो आपके पेजेस, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि अगर आप लोगों ने कहीं लैब वगैरह में आपका ट्रेनिंग वगैरह के लिए गए होंगे तो आपको स्कूल से, आपकी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हुई होगी जो आपका जो HOD रहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं, वो लोग साइन करके देते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आपका एक क्राइटेरिया फिक्स रहता है कि आपका पूरा डिटेलिंग लिखी होती है और जो बीच का स्पेस रहता है वहाँ पर वो सब कुछ लिख के देते हैं, ठीक है।
तो इस तरह का अगर डॉक्यूमेंट है तो अगर वो बाकी का चीज़ें अवेलेबल हैं तो उसका भी आप एग्जामिनेशन करते। तो ये सारे कुछ बेसिक एग्जामिनेशन होते हैं जो कि आपको करना होता है। साथ में यहाँ पर आप जो पेपर रहता है उसकी ऐश टेस्टिंग कर सकते हैं। ऐश का मतलब बर्न किया, बर्न करने के बाद में आपने वेट को कंपेयर किया, ठीक है। उसके अलावा बर्न करने पे कैसी स्मेल आ रही है और साथ ही साथ बर्न कर रहे हैं तो कौन सी आपकी फ्लेम्स किस तरह की प्रोड्यूस हो रही हैं, ये सारी चीज़ों को आप कंपेयर करेंगे। साथ में जो पेपर है तो पेपर पे अगर कोई स्टेपल मार्क्स हैं या फिर कुछ आपके अलग अलग तरह के पंच मार्क्स हैं तो वो सारी चीज़ों को भी आपको कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके बेसिक से एग्जामिनेशन होंगे। वो किसी भी तरह का पेपर होगा, कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट होगा, आपको एग्जामिन करना ही होगा। अब उसके अलावा अगर हम हैंड राइटिंग की बात करें तो हैंड राइटिंग के आपके बहुत अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। फिर अगर हम डायरेक्टली बात करें जो आपका डॉक्यूमेंट होता है तो वहाँ पर अगर कुछ लिखा होता है तो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट में आपकी स्पेशली फ़ॉन्ट वगैरह का एग्जामिनेशन होता है, किस तरह का फ़ॉन्ट है और उसकी डिज़ाइनिंग क्या है, लेटर्स के बनने का तरीका क्या है, तो वो सबका अपना अपना अलग होता है। तो वो भी आपको कंपेयर करना होता है। स्टैंडर्ड को क्वेश्चन है तो उससे आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम है या अलग अलग हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा फ़ॉन्ट के साथ साथ जो टोनर है तो टोनर बेसिकली आपका जनरली ब्लैक कलर का ही होता है, लेकिन अब उसमें क्या रहता है कि कई बार जो आपकी फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो उसमें कुछ फोर्जरी वगैरह कर दी जाती है। फोर्जरी कैसे करी जाती है उसमें, जैसे कि मान लीजिए कुछ आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट है, कुछ लिखा हुआ है। अब आपको इसमें करना क्या है, लास्ट में जो कुछ लिखा हुआ था इसको आपको छुपाना है। अब छुपाने के लिए क्या करेंगे, इस प्लेस पर आप एक ब्लैंक वाइट पेपर को प्लेस कर देंगे एंड फिर आप उसका ज़ेरॉक्स निकलवा देंगे। तो अब इसमें से क्या हुआ, आधे इन्फॉर्मेशन गायब हो गई और फिर आपने जो फोटोकॉपी दूसरा निकाला वो आपने उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह की भी आपकी फोर्जरी कहलाती है। अब यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ें जो रहती हैं आपकी ऑल्ट्रेशन कहलाती हैं। तो ऑल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ऑल्ट्रेशन आपके 3 तरह से हो सकते हैं, एडिशन, डिलीशन या फिर सब्सटीट्यूशन। डिलीशन को हम इरेजर भी कह सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को रिमूव कर देना, किसी चीज़ को गायब कर देना। सब्सटीट्यूशन मतलब आपने पेज को रिप्लेस कर दिया या फिर जो भी डॉक्यूमेंट में जो कुछ लिखा था उसको आपने चेंज कर दिया। एडिशन जो कुछ लिखा है उसमें आपने कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब ये फाइंड आउट आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक्स, ब्राइटनेस ऑफ स्ट्रोक्स, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ टोनर ऑन द बैकग्राउंड, साथ में जो डॉट्स होंगे उसकी डिसकंटिन्यूटी प्रिंटेड पेपर के ऊपर और ऑन द बैकग्राउंड। उसके अलावा जो स्लैंट साइज डिज़ाइन होगी लेटर्स की, मतलब एक तरह से फॉन्ट साइज कह सकते हैं, फॉन्ट डिज़ाइन कह सकते हैं, वो चीज़ हो गई। उसके अलावा जो लेटर्स हैं और जो वर्ड्स हैं उनके बीच में कैसी कैसी स्पेसिंग आ रही है और जो 2 लाइंस लिखी जा रही हैं उनके बीच में कैसी स्पेसिंग आ रही है। मतलब ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये 2 लेटर्स हैं, इनके बीच में क्या स्पेसिंग है, ये आपकी एक लाइन बन गई और ये आपकी एक लाइन बन गई, तो इनके बीच में ये क्या स्पेसिंग है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। उसके अलावा जो अलाइनमेंट है वो किस तरह का है, राइट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, मिडिल अलाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करनी होती हैं। तो ये आपका ऑल्टरेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करा जाता है और ये बेसिकली जो आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी है भी कि नहीं है, ये चीज़ें पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी ऑल्टरेशन। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट है यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ जनरेशन। तो जनरेशन क्या होता है, जनरेशन मतलब कि अगर हम बात करें, अगर अपने बायोलॉजी में पेडिग्री एनालिसिस पढ़ी होगी तो पेडिग्री एनालिसिस क्या रहती है, ये आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, अब इनके कोई सन थे, उनकी वाइफ थी, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये आपकी सेकेंड जनरेशन हो गई। अब इसमें आपके इनके जो बच्चे थे जो भी थे तो ये जो आए ये आपकी थर्ड जनरेशन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपकी 3 जनरेशन बनती थी, वही चीज़ आपकी इसमें भी होगी। अब इसके बाद में इनके जो हस्बैंड और वाइफ होंगे, फिर इनके जो भी चाइल्ड्स होंगे, तो जो आपकी लास्ट में नेक्स्ट आ जाएगा, जो भी आपके इनके जो चाइल्ड्स आएंगे वो आप उनकी 4th जनरेशन हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपके पास एक ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जो कि आपने एक प्रिंटर से प्रिंट आउट किया था, या फिर हम कह सकते हैं जो कि आपके पास हैंड रिटन डॉक्यूमेंट का एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था। अब आपने क्या किया, इसका एक फ़ोटोकॉपी निकाली, तो इसकी जब आप पहली फ़ोटोकॉपी निकालेंगे ये आपका फर्स्ट जनरेशन होगा। अब
इस फोटोकॉपी की जब आपने दूसरी फोटोकॉपी निकाली तो ये आपकी सेकेंड जनरेशन होगी, और इस सेकेंड फोटोकॉपी की जब आपने तीसरी फोटोकॉपी निकाली तो ये आपकी थर्ड जनरेशन होगी। और इसी थर्ड फोटोकॉपी की जब आप एक और ज़ेरॉक्स निकाल लेंगे, इसी फोटोकॉपी से फोटोकॉपी करवा रहे हैं हम, ठीक है। पहली बार हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से करवाया था, फिर हमने फोटोकॉपी से फोटोकॉपी से फोटोकॉपी से फोटोकॉपी, इस तरह से पूरा सीक्वेंस चल रहा है। थर्ड फोटोकॉपी से जब हम फोटोकॉपी करवाएंगे तो वो आपकी फोर्थ जनरेशन कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं, ये होता है डेटा, मतलब ये रहता है जनरेशन। अब इसको आपको फाइंड आउट कैसे करना होगा, तो जब भी आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी ज़ेरॉक्स करवाया होगा किसी बुक का, अगर हम सपोज करें बुक का आपने ज़ेरॉक्स करवाया, तो पहला जो ज़ेरॉक्स रहता है आपका ओरिजिनल बुक से था, तो वो ज़ेरॉक्स जो रहेगा वहाँ पर आपके जो टोनर की अवेलेबिलिटी रहती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है। ज़्यादा का मतलब अगर हम बाकी की जनरेशन से कंपेयर करें तो उसमें आपका कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। अब आपके पास आपके फ्रेंड ने करवाया था मान लीजिए, अब आपको चाहिए है उसकी ज़ेरॉक्स, तो अब आपने अपने फ्रेंड से उस ज़ेरॉक्स को लेकर उसकी ज़ेरॉक्स करवाई, यानी कि फर्स्ट जनरेशन से आपने एक ज़ेरॉक्स करवाया, वो आपकी जो आपने करवाया वो आपके पास सेकेंड जनरेशन है। तो जब आप फोटोकॉपी से फोटोकॉपी करवाते हैं तो उस कंडीशन में जो टोनर की अवेलेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती हुई चली जाती है। मतलब जब आपने ओरिजिनल से करवाया तब आपके पास टोनर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा हुई, फिर आपने जब फर्स्ट जनरेशन की फ़ोटोकॉपी से आपने फ़ोटोकॉपी करवाई तो वहाँ पर आपकी टोनर की जो आपकी अवेलेबिलिटी थी वो कम हो गई, और बहुत सारे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थे, जैसे कि यहाँ पर ओरिजिनल वाले में कुछ आपके हल्के फुल्के से मार्क्स अवेलेबल होंगे, वो आपके फर्स्ट वाले में थोड़े थोड़े आएंगे, सेकेंड वाले में थोड़ा सा कम हो जाएंगे, थर्ड वाले में थोड़ा सा और कम हो जाएंगे, और फोर्थ तक आते आते बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका धीरे धीरे टोनर जो रहता है वो उसमें कमी होती हुई चली जाती है। अगर आप फर्स्ट जनरेट मतलब एक फ़ोटोकॉपी से दूसरी फ़ोटोकॉपी निकलवाते हैं और फिर दूसरी से तीसरी निकलवाते हैं, तो इस तरह से आपकी जो टोनर रहता है, जो आपकी इंक रहती है, वो धीरे धीरे करके कम होती हुई चली जाती है। तो इस तरह से आप जो जनरेशन होती है उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी फॉन्ट रहता है उसके जो एंगल्स होते हैं, जो भी आपके लेटर्स लिखे हुए हैं तो उसके जो एंगल हैं वो शार्प नहीं बचते हैं, तो उनकी डिसअपियरेंस होने लगती है शार्प एंगल्स की। उसके अलावा जो स्ट्रोक्स होते हैं उसमें आपको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, मतलब जो स्ट्रोक्स बने हुए हैं तो वो उतना परफेक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे से उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि फ़ोटोकॉपी से जब आप फोटोकॉपी करवाते हैं तो चीज़ें उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रही होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जो स्ट्रोक्स के एजेस होते हैं उसमें स्मूथनेस गायब होने लगती है, और बाकी जो डुप्लीकेशन डिफेक्ट मार्क होते हैं वो भी आपके धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और बाकी जो डुप्लीकेशन डिफेक्ट मार्क होते हैं तो उससे आप ये चीज़ पता कर सकते हैं कि जो ज़ेरॉक्स है वो एक ही मशीन से करवाया गया है बार बार या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जनरेशन का डिटर्मिनेशन करने में, कि आपने एक फ़ोटोकॉपी की वही दूसरी फ़ोटोकॉपी करवाई है या फिर आपने जो ज़ेरॉक्स निकलवाया है वो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से निकलवाया है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ़ोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट्स के केस में। उम्मीद करती हूँ ये कंसेप्ट जो है जनरेशन का वो आपको समझ में आया होगा, और ये किस तरह से आपको डिटरमाइन करना होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट का जितनी भी चीज़ें थी वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके फोरेंसिक एस्पेक्ट की, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के केसेस हो सकते हैं। केसेस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि कोई फोर्जरी का केस है तो वहाँ पर एक तो आपने जो ऑल्टरेशन है उसको आपने चेक कर लिया, ऑल्टरेशन अगर किसी तरह का है वो आपने फाइंड आउट कर लिया, फोर्जरी आपने फाइंड आउट कर ली कि किसी ने अगर कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ साइन है तो उसको उसने गायब करके किया हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट था इस तरह का, ये सब कुछ पता नहीं कुछ भी लिखा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो सिग्नेचर अवेलेबल होंगे किसी के भी तो सिर्फ ये सारा का सारा छुपा दिया, और सिर्फ इतने का उसने ज़ेरॉक्स निकलवाया। कलर फोटोकॉपी से भी करवा सकते हैं तो वो आपका ओरिजिनल जैसा लगेगा, और इसके बाद में जो बाकी की स्पेसिंग थी वहाँ पर उसने कुछ टाइप करवा लिया या फिर उसने प्रिंट करवा लिया, तो ये भी एक तरह से फोर्जरी हो सकती है। क्योंकि अब यहाँ पर अगर वो प्रिंट करवाएगा तो वो जो आपके पास ये जो आपका उसने फोर्जरी करी थी साइन को कॉपी करने की, बेसिकली साइन की कलर फोटोकॉपी निकलवाने की,
तो अब उसमें क्या होगा कि वो पूरा का पूरा अगर पेज प्रिंटेड होगा तो वो लगेगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटिंग से निकला है, तो इस वजह से जो आपकी साइन है वो ओरिजिनल ही होंगे। बट जब उसका एग्जामिनेशन आप करेंगे येलो फिल्टर वगैरह लगा के, तो आप वो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपने ऑल्टरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी फोर्जरी आप पता कर सकते हैं, ये आपका फोरेंसिक सिग्निफिकेंस हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें फोरेंसिकली क्या क्या यूज़ रहते हैं, तो अगर कई बार क्या रहता है कि जो आपकी विल्स होती हैं, जो डीड्स होती हैं, जो चेक्स होते हैं, तो उसमें ये फोटोकॉपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसे चेक्स रहते हैं, तो चेक में क्या रहता है कि वो एक तरह का डॉक्यूमेंट है। अब उसमें कई बार साइन अवेलेबल होते हैं, या फिर उसमें जो चीज़ें रहती हैं, जो कुछ लिखा होता है, तो उसमें आपने कुछ ऐड ऑन कर दिया, कुछ रिप्लेस कर दिया, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और इसके लिए आप टाइपराइटर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो चेक रहता है उसमें टाइप होने के लिए वो अलग तरह की एक मशीन होती है जिसको हम चेक राइटिंग डिवाइस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि एक तरह का टाइपराइटर ही होता है, वो बस शॉर्ट आपका बहुत स्मॉल रहता है, स्मॉल डिवाइस होती है, स्पेशली वो चेक को टाइप करने के लिए ही यूज़ की जाती है। तो ये चीज़ होती हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में एडिशन है, ऑल्टरेशन है, ऑब्लिटरेशन, ऑब्लिटरेशन भी यहाँ पर रहता है, क्योंकि कुछ फोटोकॉपी मशीन्स रहती हैं जहाँ पर आपने वही चीज़ जो मैंने बताई कि आप गायब करके कर सकते हैं, वो लगभग आप सभी में कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या रहता है कि ऑब्लिटरेशन मतलब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने किसी चीज़ के ऊपर किसी पर्टिकुलर स्पेस पर आपने कुछ इंक को डाल दिया। अब ये इंक दिखने में लगेगी कि वो आपका मशीन की फॉल्ट है, बट जब आप उसको एग्जामिन करेंगे, उसमें जो टोनर्स वगैरह अवेलेबल है, उसमें जो इंक अवेलेबल है, एक तो टोनर की, उसके अलावा जो ऊपर से इंक अवेलेबल है, उसको जब आप चेक करेंगे तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग इंक है, मतलब किसी ने गड़बड़ किया है। और उस कंडीशन में कई बार यहाँ पर आप सुपर इम्पोजिशन वगैरह की टेक्निक से आप इस चीज़ को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। हाँ, जो सुपर इम्पोजिशन टेक्निक रहती है वो आपकी जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसका आप फाइंड आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि दोनों ही आपके एक ही डॉक्यूमेंट की चीज़ है या नहीं है। सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है कि ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर जो कुछ लिखा था इसका आपने एक इमेज निकाल लिया। इमेज का मतलब ये सारी चीज़ों को आपने कैप्चर कर लिया। ठीक है, और ये आपका पूरा सिस्टम आपका कंप्यूटर सिस्टम से लिंक रहती हैं चीज़ें। दूसरा, आपके पास ये डॉक्यूमेंट था, इसके ऊपर जो कुछ लिखा था इसको आपने चीज़ें इसकी कैप्चर कर ली, इसका आपने इमेज ले लिया। अब उसके बाद में करना क्या है आपको, जो भी आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है उससे आपको अटैच रहता है, पूरा आपका सॉफ्टवेयर ही रहता है। अब उसमें ये जो आपके पास एक इमेज थी, इसी के ऊपर से आपको दूसरी इमेज को प्लेस करना होता है, एंड देन आपको उसको सुपर इम्पोज करते हुए देखना होता है कि दोनों की जो भी आपकी बाउंड्रीज हैं, जो कुछ लिखा हुआ है, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। मतलब ऊपर वाला जो डॉक्यूमेंट है वो कम्प्लीटली पीछे वाले डॉक्यूमेंट को अच्छे से कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर कवर करने का मतलब ये नहीं है कि जो आपकी पेज है तो आपका वाइट पेज दिखेगा तो पीछे वाले को कवर कर लेगा, नहीं। यहाँ पर जो राइटिंग है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो प्रिंटेड हो, चाहे वो फोटोकॉपीड हो, या फिर वो आपका हैंड रिटन हो, तो वो जो आपका लिखा हुआ चीज़ें रहती हैं, सिर्फ वो चीज़ कैप्चर होती है और फिर उससे यहाँ पर आपका सुपर इम्पोजिशन करा जाता है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ सुपर इम्पोजिशन का बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी इसका एक मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर दूँगी, अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद, आपके एग्जाम के बाद मैं कर दूँगी, तो आपको पूरा चीज़ों में अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले मेरे पास उतना टाइम नहीं है मैं उसको बना पाऊँ, तो उसको बाद में कर देंगे। बाकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी फोरेंसिकली क्या सिग्निफिकेंस है वो भी आपको समझ में आया होगा। बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हो चुकी हैं कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको फोटोकॉपी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके नेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी, तो ज़रूर से वीडियो सारे देख के जाइएगा, उनको पढ़ के जाइएगा और अपने नोट्स, उम्मीद करती हूँ अब तक आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, तो अब इनके शॉर्ट नोट्स जो भी आपने बनाए होंगे तो उसको अपने एग्जाम से पहले रिवाइज ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ तक अब हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं, अब यहाँ पर हम लगाते हैं स्टॉपेज। बाकी के वीडियोस आपके एग्जाम के बाद हम करेंगे, आज से लेकर के और आपके एग्जाम तक। जैसे कि हमारा मंडे, वेंसडे, फ्राइडे रहता है, कभी कभार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वहाँ पर अब से आपके एग्ज़ाम तक जो वीडियोस आएंगे वो आपके क्वेश्चन बेस्ड आएंगे, और सिर्फ क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी करते हैं एंड ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है।
टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा इसकी PDF के लिए। फेसबुक और इंस्टा पर बहुत सारा कंटेंट है नॉलेज पर्पस से, तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आपके नेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। तो वहाँ से जाकर आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि कितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।